ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आज सीएमए इंटर का ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्लास है, ठीक है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में मैं पहले आपको 2-3 मिनट कुछ बात कर दूं कि ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दोनों मिला के 70-30 का रेशियोज है। इसमें आप इसको थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकल, मतलब स्टैटिस्टिक्स का कुछ पार्ट, स्टैटिस्टिक्स मैथ्स एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का कुछ नहीं, मिक्स्ड ऑफ कुछ क्वेश्चंस आता है इसमें, जिसमें हम प्रैक्टिकल थोड़ा देखते हैं, बट मैक्सिमम इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर मैं लास्ट प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस आप देखें, या फिर आप अगर इंस्टीट्यूट का जो एमटीपी है मॉक पेपर देखे, इवन रिसेंटली क्वेश्चंस पैटर्न में चेंजेस आएगा आएगा बोल रहे हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस पैटर्न पे कुछ चेंजेस नहीं होगा, बस तरीका चेंजेस होगा लिखने का या आंसर करने का। मतलब जैसे पूछता है वैसा ही पूछेगा। जैसे एक बड़ा ब्रॉड क्वेश्चंस होगा तो उसको थोड़ा सा पार्ट पार्ट करके आपको जवाब कैलकुलेशंस करके वहां पर कंप्यूटर स्क्रीन में देना है, बस सिंपल ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। जैसा होता था वैसा ही होगा। आप इंस्टीट्यूट का जो ओल्ड पैटर्न है, मतलब 2016 सिलेबस का जो पैटर्न है, वही पैटर्न आप फॉलो करो, आप इंस्टीट्यूट के एग्जाम में अच्छा करोगे। ज्यादा यूट्यूब में इधर उधर का वीडियोस ना देखो, सिंपल करो, हो जाएगा। अच्छा सिंपल। अच्छा, अब ऑपरेशन मैनेजमेंट में मैं जो बात आपसे कर रहा था, इसमें 38 मार्क्स ऑपरेशन मैनेजमेंट प्योर थ्योरी आता है। उसमें आपका पूरा का पूरा पहले तो एमसीक्यू पैटर्न्स, उसमें एक ब्रॉड क्वेश्चन आता था, 16 मार्क्स का थोड़ा ब्रॉड में आता था, बाकी 22 मार्क्स का तो आपका एमसीक्यूज तो थ्योरी में ही आता है। लेकिन इस बार जो 16 का थ्योरी है वो भी आपका एमसीक्यू पैटर्न में डाल देगा, मतलब 38 मार्क्स तो थ्योरी आएगा आएगा 70 में से। और उधर 30 मार्क्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, मैं ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ओवरव्यू क्लास कंप्लीट हो चुका है। बस आपको इंस्टीट्यूट का क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है और कुछ नहीं करना। ऑपरेशन मैनेजमेंट में आज मैं आपको वही कराऊंगा कि ये ऑपरेशन मैनेजमेंट है क्या, मतलब अगर देखो थ्योरी क्या है, थ्योरी कॉन्सेप्ट में बेस्ड है। तो अगर आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट का ओवरऑल कॉन्सेप्ट पता चल जाए, फिर आप इंस्टीट्यूट के मैथ से जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आप दिमाग में रख पाओगे कि भाई इसका आंसर ये क्यों है। तो आज मैं वही करूंगा, फिर मैं चैप्टर वाइज भी ओवरव्यू दूंगा इंस्टीट्यूट के मैथ से। बट बिफोर दैट मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि ओवरऑल ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या कहानी है, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट किस तरह से यूज होता है, इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, स्पोर्ट्स टीम में कैसे यूज होते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन जैसे बड़े बड़े ई रिटेलर्स, या फिर कोई भी बड़े कंपनीज लाइक बिग बाजार, जो बड़े कंपनीज में कोई भी कंपनीज अपना बिजनेस को कैसे ऑपरेट करते हैं, ये मेनली, मतलब ये एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए चार्टर्ड चार्टर्ड का भी बहुत बड़ा काम है इसमें। मतलब ये आप लोग स्पेशली कॉस्ट अकाउंटेंट का बहुत बड़ा, मतलब एक मतलब कंट्रीब्यूशन है कि भाई अपना जो बिजनेस है उसको, वैसे बोलते हैं ना, फॉर एवरी सक्सेसफुल, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस देयर इज अ सीएमए। तो एग्जैक्टली, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो एग्जैक्टली चलो, बात इधर उधर का ना करके डायरेक्टली ऑपरेशन मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। चलो, तो देख लेते हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट है क्या, क्या काम करते हैं। और आपके दिमाग में जो भी है कि ओएम का जो भी एक हाइप है, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ओएम क्या है, क्या करता है, एवरीथिंग। चलो, तो 38 मार्क्स का थ्योरी है, तो उसको प्रॉपरली जवाब देने के लिए मुझे, मेरे हिसाब से आप अगर ये फॉलो करोगे तो आपका एक आइडिया तो मिल ही जाएगा कि ये ऑपरेशन मैनेजमेंट है क्या। फिर थोड़ा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का मेहनत तो सबको करना होता है, एज ए स्टूडेंट्स आपको भी करना होगा, इसमें तो कोई नया बात नहीं है। एज ए टीचर, आप एज ए टीचर से आप ओवरव्यू ले लो, प्रैक्टिस तो आपको ही करना पड़ेगा, वो तो टीचर आपके अंदर नहीं डाल सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। तो इमेज से आपको कुछ तो क्लियर हो रहा होगा कि भाई ये जो इमेज है, ये इमेज बहुत कुछ कहता है। जैसे बोलते हैं ना, हर घर कुछ कहता है। एक बहुत फेमस एक आपका डायलॉग था, वो कुछ एशियन पेंट्स का कुछ ऐसा आई थिंक, कि हर घर कुछ कहता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि हर इमेज से भी कुछ पता चलता है। जैसे आप देख सकते हो, इक्विपमेंट है, प्लानिंग है, ऑपरेशन है, इनपुट है, आउटपुट है, क्या दिख रहा है ना आप लोगों को, देखो, इनपुट है, आउटपुट है, कंट्रोल है, प्रोडक्शन है, फैक्ट्रीज है। तो बेसिकली समझ में आ रहा है कि ओवरऑल फैक्ट्री को कंट्रोल कैसे करना है, ऑपरेशंस को कैसे मेंटेन करना है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, चलो देखते हैं। नेक्स्ट,
फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट को अगर डिफाइन करना है तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है? द मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम और प्रोसेस दैट क्रिएट गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज। मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम और प्रोसेसेस दैट क्रिएट गुड्स, जो गुड्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। या तो आप गुड्स बनाते हो या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, तभी तो गुड्स और सर्विस छोड़ के तो कुछ है नहीं, तभी तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाते हैं सरकार। एग्जैक्टली, बड़ा कॉमन पॉइंट है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद कन्वर्टिंग मटेरियल्स। देखो सिंपल है, थोड़ा ना दिमाग में पिक्चराइज करो। भाई एक फैक्ट्री चला रहे हो, उसमें मटेरियल्स है आपके पास, लेबर है आपके पास, जो भी फैक्ट्री आपको बनाने का मन है फैक्ट्री बना लो। चाहे उसमें गार्डन का फैक्ट्री हो, मतलब आपको गार्डनिंग करना है, या फिर आप कोई रॉ मटेरियल से स्टील बनाना चाहते हो, जो आपको मन मर्जी आप सोच लो, दिमाग में पिक्चराइज करो। मटेरियल्स लेबर लगा रहे हो इनटू गुड्स, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद कन्वर्टिंग मटेरियल्स एंड लेबर इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब सिर्फ गुड्स देने से नहीं होगा, साथ में आपको सर्विसेज भी देना पड़ेगा। जैसे जो लोग एसी सेल करते हैं, एयर कंडीशन सेल करते हैं, जो लोग फ्रिज वगैरह सेल करते हैं, वो लोग हमेशा आपको ना, मतलब कोई भी कस्टमर्स प्रोडक्ट खरीदने से पहले सर्विस के बारे में जरूर पूछते हैं। हमें राइट ना? आप समझ पा रहे हो ना कि सर्विसेज जिसका नहीं है, अगर आप एक लैपटॉप परचेस करोगे लेकिन आपको आफ्टर से सर्विस का बहुत चिंता होता है, मतलब चाहे कितना भी अच्छा हो फीचर्स उसका, कितना भी अच्छा फीचर्स हो, कितना भी अच्छा स्पेसिफिकेशंस हो, डजंट मैटर, आपका आफ्टर से सर्विस उस प्रोडक्ट का सेल में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, तो चलो हर कोई मानते हैं, मैटर तो एकदम नॉर्मल है। ऑपरेशन मैनेजमेंट कोई बाहरी दुनिया का प्रोडक्ट नहीं है, कोई बाहरी दुनिया का सब्जेक्ट नहीं है। ये रोज आपके साथ होता है, आपके घर पे होता है, आप अपने घर में माँ को देखते हो, वो इतना अच्छा ऑपरेशन मैनेजमेंट करते हैं कि जिसको एक एमबीए से भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। हर घर में एमबीए है, आपकी माँ ही आपका एमबीए है, ठीक है। मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट नहीं, मादर्स इन होम मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा एमबीए कोर्स है। तो जो भी हो, एंड सर्विसेज एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे एक माँ क्या करते हैं घर में, इतना ज्यादा मतलब मैनेजमेंट करके घर में खुशहाली रखते हैं। तो एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे एक एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए एमबीए, एज ए मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आप अपने घर, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मटेरियल को कन्वर्ट करना, लेबर को कन्वर्ट करना, गुड्स को प्रॉपरली एंड सर्विस को एफिशिएंटली यूज करके ऑर्गेनाइजेशन पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। आपके पास फाइनेंस है, पैसा का जुगाड़ करो, टेक्नोलॉजी को जैसे मर्जी लगाओ, बिजनेस को प्रोसेस करो भाई, अपने जो भी टेक्नोलॉजीज है आपके पास, बट अल्टीमेटली ओवरऑल जो प्रोग्राम है दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये ग्रीन एरिया आपको डिनोट करता है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। मैं माँ का एग्जांपल इसलिए ले रहा था बिकॉज हर कोई फैक्ट्री कभी विजिट किया ना किया हो, लेकिन कोई ये तो नहीं कह सकता कि मैं किसी घर को चलाते हुए नहीं देखा। तो एग्जैक्टली बस आपके कनेक्शंस के लिए मैं इस तरह का एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, मेरा और कोई इरादा नहीं है। कोई बोलेगा कि सर माँ का कहानी कहाँ से आ गया? माँ का कहानी नहीं सर, ऑपरेशन मैनेजमेंट को समझने का कहानी है। ओके, द एवोल्यूशंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब देखो, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो बिजनेस में इसका जो यूज है, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का बिजनेस का जो यूज है, बिजनेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें इसका यूज कैसे आया? इसका वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक आया, आपको पता होगा कि पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, ये दुनिया का एक ऐसा अजूबा, एक इजिप्ट में जो पिरामिड है, ठीक है, आप जानते हो, देखे भी होंगे कि मतलब कोई अगर विजिट भी किए हो तो बहुत लकी हो कि भाई इतना अच्छा कंस्ट्रक्शंस देखना कोई आम बात नहीं है। आज हम लोग बोलते कि वी आर मॉडर्न इन टुडेज वर्ल्ड, बट मुझे बहुत डाउट है कि हम कितना मॉडर्न हुए हैं। मतलब इजिप्ट को जब देखते हैं या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशंस को जब देखते हैं, उनका बनावटी जो था वो गजब ही लेवल का था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सीरियसली आजकल कहाँ कुछ हो रहा है। द रोड्स एंड द एक्विडेक्ट्स ऑफ रोम में जिस तरह का बिल्डिंग्स, जिस तरह से रोम में पे, जैसे कि पीसा का जो स्तंभ है, आपने देखा होगा स्टैचू जो है, इस तरह से बहुत सारा चीजें हैं जो रोम में बना हुआ है। तो मैनेजमेंट टेक्निक में सीरियसली ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत ओल्डेस्ट टेक्निक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट बिगिन विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, मतलब वही मैं आपको बोल रहा था, बिजनेस में इसका जो यूज है वो 1700 से चालू हुआ है। व्हेन क्राफ्ट प्रोडक्शंस इज कन्वर्टेड इनटू फैक्ट्री। एक क्राफ्ट मतलब पहले वो हाथ में होता था, फिर उसमें फैक्ट्री में कन्वर्ट किया गया। तो जब क्राफ्टेड चीज को फैक्ट्री में कन्वर्ट किया गया 1700 से, तभी से ऑपरेशन मैनेजमेंट इतना ज्यादा पॉपुलर होने लगा, और तभी तो आज जाके आज आपको पढ़ना इतना मैंडेटरी है। कोई सोच रहा होगा ये भगवान ये एक सब्जेक्ट दे दिया, सर आप सब्जेक्ट को बोर्ड मतलब बर्डन मत बनाओ, अब सब्जेक्ट को
समझो तो आपको बर्डन नहीं लगेगा, बिकॉज जिंदगी में आपको बर्डन नहीं, आपको नॉलेज लेना है। बर्डन लेके कोई फायदा नहीं है। When a series of industrial inventions and mechanically powered machines have taken place, ठीक है, तो तभी से ऑपरेशन मैनेजमेंट इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी लेने लगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब चलो रोड मैप देखते हैं कि ये क्या रोड मैप से आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओएम का रोड मैप, ओम रोड मैप मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट का रोड मैप। क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एंड सर्विस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आपको कुछ चीजें मेंटेन करना है, क्वालिटी मेंटेन करना है प्रोडक्ट का, फिर आपको उसका ग्लोबल ऑपरेशंस में लेके जाना है, मतलब दुनिया भर में आपको उसको चीज को फैला, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको आपको फैलाना है। लाइक अगर आप आईफोन का ओनर हो, सपोज मानो कि आईफोन जैसे कुछ चीज आप बनाएं और आप क्या चाहोगे, उस आईफोन को दुनिया भर में स्प्रेड करना चाहोगे, तो आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। मैं कोई और का भी और एग्जांपल्स भी ले सकता था, बट आईफोन इज नोन फॉर क्वालिटी, यू ऑल नो दिस, आईफोन इज नोन फॉर क्वालिटी। तो इसलिए आईफोन के एग्जांपल्स यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। आईफोन नोन फॉर क्वालिटी, तो क्वालिटी, फिर ग्लोबल ऑपरेशंस में आईफोन कितना इंपॉर्टेंट है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बट ये सारा का सारा चीज होगा, उसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्वालिटी मेंटेन होगा, ग्लोबल ऑपरेशंस मेंटेन होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेंटेन होगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोडक्ट एंड सर्विस, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टैटिस्टिकली प्रोसेस को कंट्रोल करना है, इसीलिए ओएम में थोड़ा बहुत स्टैट्स का, जो स्टैट्स प्लस कॉस्ट प्लस ओएम का मिक्स्ड अप कुछ सम्स है, जो बेसिकली कॉस्ट स्टैट का एक हाइब्रिड बोल सकते हो आप। बस यही है, मैथ्स का क्लासेस भी मैम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डोंट वरी फॉर दैट, रिविजन हो जाएगा। प्रोसेसेस, कैपेसिटी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रोसेसेस, कैपेसिटी एंड टेक्नोलॉजी। तो प्रोसेस है, कैपेसिटी देखना है, टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो देखना है। ऑब्वियसली वर्जन चेंज होते हैं, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा एंड्रॉइड या विंडोज यूज करते हैं इंडिया में, आईफोन का भी आप, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट आईफोन पे भी वर्जन होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अनदर थिंग, प्रोजेक्ट को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सारा का सारा काम तो होगा बट विदाउट ह्यूमन रिसोर्स पॉसिबल नहीं है। जिस कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स जितना बेहतर है, ठीक है, जितना स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्स जिस कंट्री में होगा, वो कंट्री उतना ज्यादा डेवलप होगा, है ना। जो कंट्री जितना ज्यादा स्किलफुल, वही कंट्री उतना डेवलप। आज अगर चाइना डेवलप बहुत ज्यादा हुआ है, सीरियसली, मतलब सुनने में बहुत चिढ़ आता है, सीरियसली एक जेलस फील होता है, मुझे तो होता है। अगर मैं आम इंडियन हूँ तो मुझे सच में जेलस होता है चाइना के डेवलपमेंट में, लेकिन जेलस होके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो लोग सच में स्किल को डेवलपमेंट किया है, तभी आज चाइना का ऑपरेशन मैनेजमेंट, इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बिजनेस मैनेजमेंट, ओवरऑल ग्रोथ, आज वो दुनिया की किसी भी बड़े कंट्री को टक्कर दे रहा है, किसी भी बिग कंट्रीज। सब कोई चाइना से, मतलब बोलना खराब लगेगा, बट सीरियसली चाइना एक सीरियसली ग्लोबल पावर बन के आ रहा है। इंडिया को भी ना इससे कुछ ज्यादा करना चाहिए, तो इसके लिए स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्सेज वेरी वेरी मच मच नीडेड चीज फॉर द इंडियंस। तो प्लीज बात को समझना, सिर्फ रट्टू तोता मत बनना, कुछ जेन्युइनली सोचना ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट, लर्निंग इंक्लूड्स, क्या सीखोगे, इंट्रोडक्शंस, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी। ऑब्वियसली ऑपरेशंस का बात होगा तो विदाउट स्ट्रेटेजी क्या काम चलेगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जेआईटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट इन टाइम, क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अनदर इंपॉर्टेंट, पॉट डायग्राम, गांट चार्ट, ओके, गांट चार्ट या गैंट चार्ट जो भी बोलो, सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज। तो देखते हैं एक एक करके। ऑपरेशंस एज ए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ऑपरेशन एज ए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। सिंपल है, आप इनपुट में क्या डाल रहे हो भाई, बिजनेस में, इंडस्ट्री, अपने आपको एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी समझो, तो सोचो कि आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसमें आपको क्या करना है, इनपुट में आपको ह्यूमन बीइंग को यूज करना है, मटेरियल यूज करना है, ह्यूमन बीइंग का जो स्किल है, जिसको जो चीज आते हैं आता है, वही चीज उसको यूज करके ह्यूमन, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी एंड इंफॉर्मेशन। तो 4 एम्स हो गया, मेन, मैन, मटेरियल या मेन जो भी बोलो आप, मशीन्स, मनी एंड इंफॉर्मेशन को यूज करना है। डेटा इज द न्यू ऑयल एज पर द मनीज फेमस डायलॉग। उनके पापा के जमाने में सबसे ज्यादा बड़ा ऑयल था पेट्रोल डीजल का, जो
और आज के डेट में सबसे बड़ा क्या है, डेटा। डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन, है ना, डेटा से ही तो इन्फॉर्मेशन क्रिएट होता है। तो एग्जैक्टली आपको इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होगा ना। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में प्रोडक्ट का डिजाइन आपको चूज करना है, प्रोसेस का प्लानिंग देखना है, प्रोडक्शन का कंट्रोलिंग करना है एंड उसको मेंटेन करना है। एंड आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट या सर्विसेज, दोनों में से कुछ भी मिलेगा, दोनों एक साथ भी मिल सकता है। लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपको इन्वेंट्री, क्वांटिटी, कॉस्ट सबको चेक करते जाना है। आपको फीडबैक में इनपुट को बताना है, भाई इन्वेंट्री का हालत क्या है, क्वांटिटी क्या चल रहा है, कॉस्ट का हालत क्या है। ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आपका बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो कॉस्ट मैन, आप लोग सीएमए बन रहे हो, तो एज ए सीएमए आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या है जानते हो, सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जो जितना अच्छा कर सकता है, ठीक है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आज के डेट में जो स्पेशली जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक L&T, ठीक है, जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, TCS जैसे आईटी कंपनीज, विप्रो जैसे कंपनीज, ये सारे के सारे कंपनीज ना कॉस्ट अकाउंटेंट को बहुत बहुत डिमांड करते हैं। बिकॉज विदाउट सीएमए कौन कॉस्टिंग करके देगा। सीए के पास भी एबिलिटीज है, obviously they have abilities, but CMA स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1959 एक्ट इसीलिए बनाया है ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो कुछ एग्जांपल्स है, L&T, TCS, विप्रो वगैरह, लेकिन ये लोग अपना जब भी टेंडर भरते हैं ना कि भाई ये काम मुझे करना है, ये काम चाहे सॉफ्टवेयर का हो, चाहे हार्डवेयर का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, जब भी वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं, वो हमेशा वही कोशिश करता है कि मैं लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बिल्डअप करूं। और क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि लो कॉस्ट के नाम पे, जैसे बड़ा बाजार में हुआ था ना, ब्रिज ही गिर गया था, ऐसा नहीं। लो कॉस्ट के नाम पे ब्रिज नहीं गिराना है, यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी। तो आपको टाइम टू टाइम फीडबैक देते जाना है। आप लोग समझ पा रहे हो ना, ठीक है, टाइम टू टाइम आपको फीडबैक देते जाना है। प्रोडक्ट आउटपुट में फीडबैक देना है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में फीडबैक देना है, और इनपुट में भी आपको फीडबैक देना है। और ये प्रॉपर कंट्रोलिंग और ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम से ही पॉसिबल है। जहां पर ये पॉसिबल नहीं होगा, वहीं पर आप समझ लेना प्रोजेक्ट गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़ा घोटाला मिल जाएगा, और सबसे बड़ा चीज कि बहुत सारा लोगों का नुकसान होता है। जैसे कि आपने देखा बड़ा बाजार में क्या हुआ था, इस तरह से ब्रिज गिरने के बाद, और नॉट ओनली इन कोलकाता, लॉट्स ऑफ सिटीज इन इंडिया जहां पर इस तरह का चीजें हम लोग फिर देखते हैं, फेस करते हैं। यूपी में भी हम कुछ दिन पहले हम लोगों ने ऐसा देखा, बिहार तो होता ही है, आप दूसरा स्टेट्स में भी देख लो, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा इस तरह का। मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट में बहुत बड़ा झोल है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आगे चलो देखते हैं। डिफाइनिंग प्लानिंग, चलो अभी प्लानिंग पे डिस्कशंस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन द रिक्वायर्ड एक्टिविटीज टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि भाई प्लान क्या करना है, प्लान मतलब आपका इंटरनल है। प्लान हमेशा अंदर का होता है, प्लान हमेशा अंदर वाला बात होता है। प्लान कॉन्क्रीट होता है, प्लान अंदर का होता है, प्लान कॉन्क्रीट होता है। और स्ट्रेटेजी जो है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजी ऑलवेज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, आपका भी वही स्ट्रेटेजी होना चाहिए लाइफ में। आपका जो करियर का स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म होने से आप बहुत बेहतर करोगे। स्ट्रेटेजी इक्वल्स टू एक्सटर्नल, स्ट्रेटेजी इज एब्स्ट्रैक्ट। प्लान होगा इंटरनल, प्लान होगा कॉन्क्रीट, स्ट्रेटेजी होगा एक्सटर्नल, स्ट्रेटेजी होगा एब्स्ट्रैक्ट। मतलब आप कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी लेके मत चलो यार। अगर आपका स्ट्रेटेजी कॉन्क्रीट हो जाएगा ना, तो अगर आपने सोचा था यॉर्कर आएगा, क्रिकेट खेलते हो तो समझ में आ जाएगा। अगर क्रिकेट नहीं खेलते हो तो कुछ और स्पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि यॉर्कर आएगा लेकिन बॉलर ने बाउंस मार दिया, तो फिर आपने प्लान कॉन्क्रीट रखा था, नहीं नहीं बाउंस आएगा तो मैं बाउंस को फेस करूंगा। अरे भाई यॉर्कर आ जाएगा तो फिर उसके लिए भी तो रेडी रहना है ना। तो स्ट्रेटेजी हमेशा ना एब्स्ट्रैक्ट होता है, एज पर सिचुएशंस आपको स्ट्रेटेजी लेना चाहिए। लेकिन आपका एक प्लान होता है ना कि भाई आज मुझे सेंचुरी करना है, आज मुझे 50 बनाना है। जैसे आप अभी आप सोच रहे हो कि भाई मुझे, मेरा प्लानिंग क्या है, आपको इस तरह से पढ़ाई करना है और एग्जाम को क्रैक करना है। तो एग्जैक्टली तो प्लान आपका कॉन्क्रीट है, लेकिन स्ट्रेटेजी, क्वेश्चंस क्या आएगा आपको नहीं पता। हाँ, आप ओवरऑल सिलेबस जानते हो, लेकिन एग्जैक्ट क्या क्वेश्चंस है वो तो एज पर द स्ट्रेटेजी होगा ना कि भाई जब कुछ एग्जाम दोगे तब, लेकिन उसके लिए आपको रेडी रहना है। इसलिए तो दैट्स व्हाई प्लान इक्वल्स टू इंटरनल, प्लान इज कॉन्क्रीट, स्ट्रेटेजी इक्वल्स टू एक्सटर्नल, स्ट्रेटेजी इज एब्स्ट्रैक्ट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आगे और भी डिफरेंस देखेंगे। जैसे प्लानिंग इज थिंकिंग, प्लानिंग क्या है, इज थिंकिंग इन एडवांस फॉर द एक्शंस व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में होगा उसके लिए कुछ एडवांस सोच के रखना। स्ट्रेटेजी क्या है, बेस्ट प्लान ऑप्टेड फॉर अचीविंग द डिजायर्ड आउटकम। आपका स्ट्रेटेजी वैसा होना चाहिए
कि डिजायर्ड आउटकम को पाने के लिए जो बेस्ट प्लान है उसको यूज करना है, दैट इज योर स्ट्रेटेजी। इसीलिए प्लानिंग कॉन्क्रीट होना चाहिए, स्ट्रेटेजी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, बिकॉज इसलिए एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए बिकॉज एज पर सिचुएशंस आपको काम करना है। प्लानिंग इज अ रोड मैप। जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। एक सिंपल एक इमेज मैंने आपके लिए रेडी किया था। ये देखो, एक इंडियन क्रिकेट टीम का इमेज है, ठीक है। तो ये इंडियन क्रिकेट टीम का इमेज आपको क्या सिखाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है अपना किंग कोहली, अपना पूरा इंडियन टीम को लेके अभी ऑस्ट्रेलिया गया है। तो ये क्या सोच रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को हराना है, प्लानिंग तो वही है, बट स्ट्रेटेजी अभी से फिक्स कर लेगा क्या? नहीं नहीं, प्लानिंग है बट स्ट्रेटेजी कैसे फिक्स करेगा? वो तो टाइम टू टाइम ऑस्ट्रेलिया का टीम क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया कौन से ग्राउंड में मैचेस होगा, सिडनी में होगा, ब्रिस्बेन में होगा या मेलबोर्न में होगा, डिपेंड करता है, पर्थ में होगा, अलग अलग पिचेस, अलग अलग उसका एटीट्यूड्स। तो इनका प्लानिंग, इनका स्ट्रेटेजीज डिपेंड करता है। तो ये जो मीटिंग कर रहा है ना, इसमें प्लानिंग भी है, स्ट्रेटेजी भी है। आप समझ पा रहे हो ना? मैं इसलिए आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया बिकॉज ये हम लोग बहुत रेगुलर देखते हैं। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम है, ठीक है, ये देख रहे हो झूलन गोस्वामी, ठीक है, इंडिया का मतलब वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है, ठीक है। यहाँ पर हरमनप्रीत कौर, आई थिंक दिस वन, ठीक है, नहीं सॉरी दिस वन, हरमनप्रीत कौर, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे आर दी, मतलब अभी तो इंडियन क्रिकेट टीम, वुमेन्स क्रिकेट टीम में बहुत अच्छा कर रहा है, ऑपरेशन इनका भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो बेसिकली मैं कहना है आपको यही चाह रहा था कि ऑपरेशन मैनेजमेंट एक स्पोर्ट्स में भी बहुत गजब लेवल में यूज होता है। जो स्पोर्ट्स मैनेजर होते हैं ना, उसको अंदर ना ऑपरेशन मैनेजमेंट का ना स्किल होना चाहिए, अदरवाइज कभी भी किसी को स्पोर्ट्स मैनेजर नहीं बनाया जा सकता। तो वो स्किल्स जिसके अंदर दिखता है ना, वो उसी को बनाया जाता है। इसलिए हर एक टीम के साथ एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टीम होते हैं। तो एग्जैक्टली प्लानिंग इज ए रोड मैप फॉर अकम्प्लिशिंग एनी टास्क। एंड स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी इज ए पथ चूजन फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। ये प्लानिंग क्या है? ये थिंकिंग का प्रोसेस है, स्ट्रेटेजी आपका एक्शन है। ये assumptions बेसिस में चलता है, ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस है। जब आपको बार बार बोल रहा हूं कि सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करेगा आपका स्ट्रेटेजी, इसलिए ये प्रैक्टिकल है। टर्म डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस प्लानिंग होता है, बट स्ट्रेटेजी आपका लॉन्ग टर्म होगा। नेचर ये प्रिवेंटिव नेचर का होता है। प्लानिंग हमेशा प्रिवेंटिव, मतलब भाई कुछ भी होने से पहले आपको एक प्लान लेके चलना चाहिए। बट स्ट्रेटेजी कॉम्पिटिटिव होता है, ये प्रिवेंटिव नहीं होता। कॉम्पिटिटिव मतलब जैसा होगा, जैसे क्रिकेट टीम कैसे सोचता है कि नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन ऐसा जा रहा है तो हमारा डिसीजन कुछ ऐसा होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव, ताकि आप उनको कम्पीट कर सको। बॉलर बैट्समैन पे कंपटीशन चलता है, ठीक है, वो प्रिवेंटिव नहीं सोचता, वो स्ट्रेटेजी बना के खेलता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव माइंड के साथ चल रहा है। ये मैनेजमेंट फंक्शंस का पार्ट है। यस, ये मैनेजमेंट का फंक्शंस है। ये सब पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग है। ये फर्स्ट में आता है, स्ट्रेटेजी पहले, प्लानिंग दूसरा, प्लानिंग सेकंड, मतलब एक्शंस एंड थिंकिंग। लेकिन ये आपको सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो आपका स्ट्रेटेजी पहले आता है और प्लानिंग आपका सेकंड में आता है। पहले स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर प्लानिंग करो, फिर प्लानिंग, मतलब उसके बाद सीक्वेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली कहना मैं वही चाह रहा हूं तब से कि ये जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, इसमें आप अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ समझोगे तो आपको एकदम दिक्कत नहीं आएगा। बट अगर आप कंसंट्रेशन नहीं दोगे और सिर्फ सब्जेक्ट को लेकर चिंता करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। बस ये टॉपिक समझने के बाद आपको क्या करना है, चैप्टर स्पेशली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको क्या करना है, जो एमटीपी है आपका, मॉक टेस्ट पेपर्स जो है, या फिर इंस्टीट्यूट के मैट के अंदर जो क्वेश्चंस है, आप बस उस पर जाओ और क्वेश्चंस को ना रीड करो। सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करने का कोशिश करो। आप देखो कि आपको अंदर में दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर दिमाग में जा रहा है, इसका मतलब क्या आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, आपको पता है कि भाई ग्राउंड में ग्रास कितना है ग्राउंड, तो उसके बाद जैसे सवाल आएगा आप समझ जाओगे कि पिच का कंडीशंस, एक बार ये बेसिकली क्या चल रहा है, पिच का कंडीशंस देख पा रहे हो कि आपको स्पिन डालना है, पेस डालना है, बस वही चल रहा है। तो बस ओवरव्यू ले दो तो अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओगे, क्या है ये, इसको कैसे पढ़ना है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग देख लो एक बार। एग्रीगेट प्लानिंग होता है, डीआरपी होता है। एग्रीगेट प्लानिंग इज व्हाट? इट इज ए ऑपरेशनल एक्टिविटी, इट्स अ ऑपरेशनल एक्टिविटी दैट डज एन एग्रीगेट प्लान, एक टोटल में प्लानिंग करके चलता है फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस इन एडवांस ऑफ 6 to 18 months, मतलब कम से कम 6 से 18 महीने का प्लानिंग करके चलता है कि मुझे बिजनेस में क्या करना है। टू गिव एन आइडिया टू मैनेजमेंट एज टू व्हाट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कौन सा मटेरियल्स यूज करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, सो दैट टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज केप्ट टू बी मिनिमम। ऑब्वियसली एज ए सीएमए ये आपका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है।
आज अगर इंडिया में बिजनेस डेवलप नहीं कर पाता तो उसका मेन रीजन नहीं है कि कॉस्ट प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। इंडिया में और बहुत सीएमए चाहिए, सीरियसली। इंडिया में बहुत क्वालिटी सीएमए चाहिए, सिर्फ पास आउट सीएमए नहीं। मैं बार बार बोलूंगा, क्वालिटी सीएमए जिनको सच में बिजनेस का नॉलेज हो। जैसे वर्ल्ड लेवल में सीमा लंडन बहुत अच्छा काम करता है इस लेवल में। इंडिया को अगर सीमा लंडन जैसा परफॉर्म, मतलब सेम इंस्टीट्यूट है, बस ये ग्लोबली लीड करता है। मैं इसलिए इसका एग्जाम्पल लिया कि यूएस का भी सीएमए काफी अच्छा करता है, सीमा लंडन यूएस सीएमए। इंडियन सीएमए को भी ना उस लेवल पे पहुंचना है, ऐसे बहुत अच्छा कर रहा है, कम्पीट भी कर रहा है और बहुत अच्छा एजुकेशन पैटर्न भी बना है। बट स्टिल लॉट्स टू गो, स्टिल लॉट्स टू गो। बट आई एम होपिंग कि एक दिन सच में इंडिया का झंडा हर चीज में लहराएगा। तो तो जिस दिन इंडिया ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस पे जाके कॉस्ट को मैनेज कर पाएगा, इट्स ह्यूज ह्यूज इंपैक्ट डाल सकता है कि भाई इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट के कारण आज अगर यूएस का बिजनेस डेवलप होता है तो इट्स रियली, आप जस्ट सोचो तो सही एक बार, आपको तब समझ में आएगा कि ओएम क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग डीआरपी इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस टू मेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स मोर एफिशिएंट। आप जस्ट एक बार इमेजिन करो, अमेजन में हो आप अमेजन में कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है कि आप क्या सोच रहे हो भाई, किस तरह का सिस्टमेटिक प्रोसेस करने से आप मैन्युफैक्चरिंग कर वाला गुड्स को प्रोसेस करके डिलीवरी करके डिटरमाइनिंग विच गुड्स, कौन सा गुड्स को डिलीवरी करना है, इन व्हाट क्वांटिटीज, कितना करना है, एंड एट व्हाट लोकेशंस आर रिक्वायर्ड टू मीट एंटिसिपेटेड डिमांड। द गोल इज टू मिनिमाइज शॉर्टेजेस। गोल क्या है आपका कि जो भी शॉर्टेजेस है रिड्यूस करना है, मतलब फैक्ट्री में जो शॉर्टेज आ जाता है ना गुड्स का, उसको रिड्यूस करना है, या फिर जब भी किसी को डिलीवरी करने का बात होता है वो रिड्यूस हो जाए। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, आप लोग जानते हो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ना, यूक्यू, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाए, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कम हो जाए और होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो जाए। इसलिए आपको यहाँ ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो आपका मटेरियल कॉस्टिंग का जो यू क्यू है, उसको जिसका नॉलेज है वो थोड़ा अच्छा यूज कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको यू क्यू सॉल्व करना होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस मिलेगा यू क्यू वाला, इसमें भी मिलता है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। तो ये रह गया आपका डीआरपी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग, और इधर आपका हो गया एग्रीगेट प्लानिंग। ठीक है, तो ये एक अनदर पॉइंट था। फिर आपको स्ट्रेटेजी में अगर मैं थोड़ा बात कर लूँ यहाँ पर, बिकॉज ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजी दोनों साथ में चलते हैं। लेवल स्ट्रेटेजी आपका एक होता है, चेज स्ट्रेटेजी, एक होता है हाइब्रिड स्ट्रेटेजी। अब मैं अगर आपको बात करूं कि लेवल स्ट्रेटेजी क्या है, द कंपनी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसेस गुड्स इक्वल टू एवरेज डिमांड फॉर द गुड्स। एक कंपनी लेवल स्ट्रेटेजी लेके अगर चलेगा कि वो क्या मैनेजमेंट करेगा, ऑपरेशंस क्या करना है, द कंपनी को जो क्या करेगा, वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करेगा वही गुड्स जिसका एक ऑलवेज मार्केट में एवरेज डिमांड होता है। ये उनका एक स्ट्रेटेजी हो सकता है। दूसरा स्ट्रेटेजी चेज स्ट्रेटेजी, मतलब जैसी डिमांड होगा वो फुलफिल करेगा। ये बहुत ही प्रॉम्प्ट होना पड़ता है कि भाई ऑल काइंड ऑफ नीड को पूरा करने के लिए आपको ऑलवेज चेज कर रहे हो आप, कि जैसे ही मार्केट का डिमांड आएगा हम इसको पूरा करेंगे। ये होगा चेज स्ट्रेटेजी, इसको डिमांड मैचिंग स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। प्रोड्यूस ओनली एनफ गुड्स टू मीट और एग्जैक्टली मैच द डिमांड फॉर गुड्स। मतलब इट्स रियली, मतलब लेवल अप ऑपरेशन चाहिए, लेवल अप ऑपरेशन चाहिए। मतलब मार्केट डिमांड को मैच करना इट्स नॉट अ इजी थिंग। हाइब्रिड स्ट्रेटेजी, इसमें क्या होता है, मिक्स्ड अप। हाइब्रिड स्ट्रेटेजीज में जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह है ना, आपको मैं एक एग्जांपल्स शेयर करता हूँ। फ्लिपकार्ट अमेजन को देख के आप समझ सकते हो, जैसे कि ये रहा आपका फ्लिपकार्ट, ठीक है। ये फ्लिपकार्ट का एक साइट है, ठीक है। जैसे आप अगर यहाँ पर देखो फ्लिपकार्ट में, ये देखो ये किस तरह से एक मिक्स्ड ऑफ, आप बोल सकते हो कि कभी इसका मोबाइल फोन का ज्यादा सेल हो जाता है, कभी इनका लैपटॉप का सेल ज्यादा हो जाता है, डिपेंड करता है। जैसे अभी ऑनलाइन एजुकेशन का बोलबाला चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसलिए इनका मोबाइल, स्पेशली अभी तो लैपटॉप वगैरह का काफी ज्यादा सेल चला है। नॉर्मल टाइम में मोबाइल का अच्छा चलता है, फेस्टिव टाइम में उनका सेल का मेन टारगेट पॉइंट चला जाता है कपड़ा वगैरह में, है ना। और बाकी टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी काफी फोकस करते हैं। फिर डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, ये अपना फोकस एरिया चेंज करते हैं कि भाई किस टाइम किस चीज पे हमें फोकस करना है। कभी मोबाइल, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स, कभी कभी आपका फैशन, टी शर्ट्स वगैरह, एवरीथिंग। हमेशा हर चीज में इक्वल नजर नहीं होता है, आप समझ पा रहे हो ना पॉइंट, कि हमेशा हर चीज में इक्वल मैटर नहीं होता, डिपेंड करता है। तो हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका, हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट आपका यही हो जाता है, समझ पा रहे हो ना। हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया, जस्ट मिनट शेयर करता हूं।
जब भी बात हाइब्रिड का आ जाएगा, दैट मीन्स हाइब्रिड स्ट्रेटेजीज आर स्ट्रेटेजीज which enable to associate low cost productions and differentiations। मतलब जिसमें आपका प्रोडक्शंस कम हो, मतलब कॉस्ट कम होगा लेकिन आपका सेल ज्यादा होगा। एज ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, अगर आप एज ए ट्रेडिंग एंटिटी भी सोचोगे, सेम पॉइंट, डिपेंड ऑन द डिमांड, कॉस्ट को कम करना है, सेल को ज्यादा करना है, प्रॉफिट को हाई करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसी भी ये जो चार्टर्ड का, सीएमए का पढ़ाई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, इसमें एक ही ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। बेसिकली प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और आपको फाइनेंशियली बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका ऑपरेशंस बहुत हाई फाई हो। दैट्स व्हाई ओएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो लेवल स्ट्रेटेजी, चेज स्ट्रेटेजी, हाइब्रिड स्ट्रेटेजी आपने देखा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक बात करते, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पर्सपेक्टिव में, ओएम के पर्सपेक्टिव में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, it is the it is the collaborative effort of multiple channel members to design, because इसमें एक बंदा नहीं होता, इम्प्लीमेंट करना होता है, बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है, seamless value added process to meet the real need of end customers। एंड कस्टमर्स तक आपको गुड्स या सर्विस बना के पहुंचाना है, आपको बहुत एफिशिएंट होना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, आपको इन्वेंट्री मैनेज करना होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन देखना होगा, आपको फैसिलिटीज भी देना है, आपको इंफॉर्मेशंस भी रखना है। इन्वेंट्रीज में अगर देखा जाए तो आपको एफिशिएंसी रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग भी आपको, होल्डिंग अवेलेबिलिटीज भी आपको देखना चाहिए, भाई इसको होल्ड करने का कितना खर्चा आ जाता है। ये स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस में, आज के डेट में जो ई कॉमर्स बिजनेस है ऑनलाइन, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन का बिजनेस जो है, इनका बिजनेस का मॉडल ना इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कंसोलिडेटेड स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई सबको जल्दी चाहिए हर एक चीज, तो कस्टमर्स को जल्दी चाहिए, लेकिन एक कंपनी किस तरह से इसको मैनेज करेगा, उसका डिमांड फुलफिल करेगा और मार्केट कैप्चर करेगा, इट्स नॉट अ जोक, इट्स सीरियसली नॉट अ जोक। 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी एज ए कस्टमर बहुत अच्छा लगता है, पर जब आप खुद एक बिजनेस को मैनेज करने जाओ ना, तब आपको पता चलेगा कितना दूध है और कितना पानी। ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत बहुत एफिशिएंसी के साथ करना होता है। फिर आपको फैसिलिटीज भी देना है, कि भाई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, चेंज करना है, रिटर्न करना है, ठीक है, ये सब तो फैसिलिटीज हो गया ना। तो कंसोलिडेटेड, डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी, फ्लेक्सिबिलिटीज भी देना है। इंफॉर्मेशन, आपको हमेशा इन्फॉर्म रहना चाहिए, कस्टमर्स को क्या चाहिए, क्या वो बोल रहे हैं, बेस्ट सूटेड फॉर ईच ऑब्जेक्टिव, हर एक चीज के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, तब जाके एक सप्लाई चेन स्ट्रक्चर काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छा इमेज दिखा रहा हूँ, देखो ये इमेज से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ये देखो, आप एज ए कस्टमर्स सपोज मानो कि आप बिजनेसमैन हो, कस्टमर्स आपके दुकान में ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है, ऑर्डर प्लेस्ड इन आपका इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है, आपको ऑर्डर मिला है यहाँ पर वेब के थ्रू से। सपोज मानो कि आप फ्लिपकार्ट का ओनर हो, आप flipkart.com का ओनर हो, मानो कि आप सचिन बंसल या बेनी बंसल हो, या फिर वॉलमार्ट का कोई मैनेजर हो, क्योंकि आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का 80% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, और सचिन एंड बेनी ने ही फ्लिपकार्ट को बनाया, दैट्स वाई मैंने ये नाम यूज किया। तो जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ, आप डीलर या सप्लायर, जो भी प्रोडक्ट मांगा है, तो उसका डीलर या सप्लायर जो है उनको बोलोगे, फिर वो फिर फैक्ट्री में झांकेगा कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है, सपोज मानो कि आपने लैपटॉप के लिए बोला, ठीक है, तो ऐसे रिसेंटली मैंने एक आसूस का लैपटॉप परचेज किया, तो जैसे मैंने आसूस का लैपटॉप परचेज किया, तो ये फ्लिपकार्ट क्या करेगा, आसूस का डीलर और सप्लायर ढूंढेगा, फिर वो फैक्ट्री को पूछेगा, फिर फैक्ट्री वेयर हाउस में जो प्रोडक्ट है उसमें देखेगा, फिर वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाएगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन से डिलीवरी में आएगा, फिर वो प्रोडक्ट मेरे पास पहुंचेगा, है ना, वेरी सिंपल। चलो देखते हैं एक चीज, एक बहुत ही गजब का पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ऑपरेशन मैनेजमेंट जैसे देखने में बड़ा मजेदार है, बट करना उतना ही मजेदार भी बोलूंगा, और कॉम्प्लेक्स भी आप बोल सकते हो। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि रिसेंटली मैंने एक परचेज किया आसूस का एक लैपटॉप, तो मैं क्या परचेज किया, इट डजंट मैटर, एज पर माय नीड मैंने परचेज किया किसी के लिए। तो ये मैं आपको क्या दिखाया, आप देखो, मैंने ऑर्डर किया था, फिर इसको पैकिंग किया, फिर यहाँ पर शिफ्ट हुआ, फिर मेरे इसमें डिलीवर्ड हुआ। 18 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर का ये एक पूरा का पूरा प्लानिंग का जर्नी है, ठीक है। ये मेरे नेटिव में मुझे मिला था, तो कोलकाता में नहीं, तो आजकल तो ऑल ओवर इंडिया सर्विस है, ऑल ओवर वर्ल्ड सर्विस है। बेसिकली मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इसमें देखो, ये रिटर्न पॉलिसी पे रखा था अक्टूबर 30 तक, तो दैट मीन्स कि ये जो ऑपरेशंस हुआ यहाँ पर, ये सीरियसली सोचने लायक ऑपरेशंस है, इट्स नॉट अ इजी थिंग। ट्रैक कर सकते हो आप,
ईच एंड एवरी पॉइंट को ट्रैक कर सकते हो। जैसे एक लेनोवो किसी ने, मेरा कोई रिलेटिव था, उसने ऑर्डर किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर फिर कैंसिल हो गया। तो ये ऑर्डर करने के बाद 16 को ऑर्डर दिया, 17 को कैंसिल किया, इसका भी ध्यान बैकएंड में रखना पड़ता है कि भाई क्या है, कहाँ है, क्या चल रहा है। तो एग्जैक्टली मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि क्या हो क्या रहा है। आप समझ पा रहे हो ना। ऑपरेशन मैनेजमेंट में किसी ने फोन ऑर्डर किया था मेरे साइट से कि ये देखो रियलमी का, मेरे बहन ने शायद या किसी भाई ने खरीदा था, ये फोन ऑर्डर किया था, ऑर्डर पैक्ड शिप्ड डिलीवर्ड 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक का पूरा प्रोसेस है। दैट मींस यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस, कि किस तरह से कि प्रॉपर मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं, तब जाके ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो फुलफिल होते हैं, है ना। इट्स नॉट अ जोक, सीरियसली इट्स नॉट अ जोक। तो आप बस समझो कि इलेक्ट्रॉनिकली इसको मैनेज करना, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया यहाँ पर कि किस तरह से ओवरऑल ऑपरेशंस को मेंटेन किया जा रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या गजब का पॉइंट है, ठीक है, क्या गजब का पॉइंट है। अब मैं आपको बताऊंगा जस्ट इन टाइम, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ऑपरेशन मैनेजमेंट चैप्टर। जस्ट इन टाइम क्या है? एलिमिनेटिंग वेस्ट। आपको वेस्ट नहीं करना है, आपको वेस्ट नहीं करना है, मतलब कुछ भी आपको, मतलब समय भी बर्बाद नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी प्रोडक्ट है आपका, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, उसको भी आपको प्रॉपर टाइम पे यूज करना है। बिकॉज समय का बहुत 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 इंपॉर्टेंस ही होता है। और टाइम बहुत ज्यादा, समय का इंपॉर्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा मतलब जुगाड़ करके रखो, नहीं, जब जरूरत है तभी करो। पहले से ज्यादा स्टोर करने का कोई मतलब नहीं होता, एक्सेप्ट क्राइसिस सिचुएशंस, एक्सेप्ट क्राइसिस सिचुएशंस। चलो आगे देखते हैं जीआईटी क्या है। जीआईटी इज एन इन्वेंटरी स्ट्रेटेजी companies employ to increase efficiency and decrease waste by receiving goods only as they are needed in the production process, thereby reducing inventory cost। एक सिंपल चीज मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल्स मैं आपको शेयर करूंगा, बट एक चीज मैं आपको घरेलू एक उपचार बताता हूँ। ऐसा हम लोग नहीं करते ना कि भाई घर में, जैसे कि राइस और आटा का अगर मैं बात करूं, राइस या आटा मतलब व्हीट का जो बात कर रहे हैं, चावल एंड आटा ये दोनों बहुत ही नेसेसिटीज प्रोडक्ट है, खाने का चीज है, फूड्स है हमारे घर में ऑल ओवर इंडिया। मतलब या तो चावल का ही चीज बनते हैं या फिर राइस डायरेक्ट, जैसे बंगालीज राइस बहुत पसंद करते हैं, वेस्टर्न या नॉर्दर्न इंडियन आटा पसंद करते हैं, या तो आटा से बना हुआ कोई प्रोडक्ट, और साउथ इंडिया भी राइस से बना हुआ प्रोडक्ट। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा खूबी है कि ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट राइस बहुत कनेक्ट करता है, और वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट आटा बहुत कनेक्ट करता है। तो चाहे आटा हो या आटा रिलेटेड हो, जैसे अगर आप राजस्थान देखो तो रोटी, पंजाब देखो तो रोटी, बट अगर आप महाराष्ट्र देखो तो पाव, ठीक है, पाव रोटी। तो एग्जैक्टली या तो आटा रिलेटेड प्रोडक्ट। सिमिलरली आप बंगाल देखो तो चावल, और बंगाल के नीचे अगर आप साउथ इंडिया में आंध्र जाओ या तमिलनाडु पे आओ तो आप साउथ रिलेटेड में आओ तो फिर वो राइस से इडली डोसा सांबर जो बनाते हैं बड़ा जो। तो एग्जैक्टली आपको मैं भी बता रहा हूँ कि राइस एंड आटा सभी घर में होते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी ना करते कि भाई 100 केजी कभी लेके घर में स्टोर कर दिए, भाई कभी ना कभी तो लगेगा, फिर पोका लग जाएगा, कीड़ा हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना कि इसमें खराबी आ जाएगा, इसमें लम्स आ जाएगा, वो मतलब नहीं होता। जब जरूरत है तभी लेना चाहिए। एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम। तो दिस मेथड रिक्वायर्स दैट, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, जैसे घर में माँ एक प्रॉपर लेवल पे मैनेज करते हैं, तो एग्जैक्टली वही लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने प्रोडक्शंस को मैनेज करना चाहिए, एंड दैट इज इन सिंपल स्ट्रेटजी जस्ट इन टाइम। दिस मेथड रिक्वायर्स दैट प्रोड्यूसर्स आर एबल टू एक्यूरेटली फोकस द डिमांड। जो प्रोड्यूसर्स है उनको बहुत प्रॉपर तरीके से डिमांड को फोकस करना है, ताकि ज्यादा बहुत कुछ बचे भी ना और बहुत कुछ डिमांड शॉर्टेज ना भी पड़े। जीआईटी कॉन्सेप्ट गोज हैंड इन हैंड विद कॉन्सेप्ट सच एज कानबान। ये कानबान कॉन्सेप्ट जो है ना, ये जापानीज कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कानबान कॉन्सेप्ट टोयोटा ने इसको यूज किया था, ठीक है, टोयोटा कंपनी ने इसको यूज किया था, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है। कानबान कॉन्सेप्ट, कानबान कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, इसमें ना एक इंस्ट्रक्शन कार्ड दिया जाता है। ये कानबान का जो कॉन्सेप्ट है, टोयोटा कंपनी ने, टोयोटा कंपनी में एक सीईओ थे, उन्होंने यूज किया था कि इंस्ट्रक्शन कार्ड से ट्रैकिंग होता था, इंस्ट्रक्शन कार्ड से ट्रैकिंग होता था कि भाई जहां पर फैक्ट्री में प्रोडक्शन बन रहे हैं और जहां से सप्लाई लाना है, इसको किस तरह से एक जस्ट इन टाइम में किया जाए, ताकि एक इंप्रूवमेंट आ जाए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन जीआईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जैसे कि टैली है,
एसएपी है, ठीक है, टैली, एसएपी, इस तरह का जो सॉफ्टवेयर, जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जीआईटी में पता चलता है कि भाई कब क्या चीज का कहाँ जरूरत है, किस तरह से इसको हम लोग हमेशा कॉस्ट कट कर सकते हैं। कॉस्ट कटिंग इज ऑलवेज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज बार बार मैं बात को बोलूंगा कि कॉस्ट कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जितना कॉस्ट बचा पाओगे, कम कर पाओगे, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। एग्जैक्टली, कॉस्ट को कम करो, प्रॉफिट को इंप्रूव करो। तो अगर आप इस तरह से कर सकते हो, तो आपको मैं कानबान सिस्टम के बारे में थोड़ा बताता हूँ। चलो एक बार देखो कानबान क्या है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत यूज होता है कानबान कॉन्सेप्ट, आप इसके ऊपर रिसर्च स्टडीज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये है कानबान। Kanban is a lean method to manage and improve work across human system. This approach aims to manage work by balancing demands. ठीक है, कानबान का अगर मैं आपको यहाँ पर बस मीनिंग बताऊं तो ये देखो, इट्स अ जापानीज scheduling system, Kanban system for an lean manufacturing and just in time manufacturing. ताइची ओहो, ताइची ओहनो, ठीक है, ये है Taiichi Ono, industrial engineer at Toyota, developed Kanban to improve manufacturing efficiency. Kanban is one method to achieve JIT. The system takes its name from the cards that track production within a factory. that is the importance. It's a logistic control system. मतलब किस तरह से लॉजिस्टिक को कंट्रोल करके, ठीक है, टाइम पे जब जरूरत है गाड़ी तभी फैक्ट्री में लगेगा, पहले से आके खड़ा रहेगा तो फिर गाड़ी डिटेंशन मांगता है कि जब जरूरत है अगर वो गाड़ी खाली नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी गोडाउन में जगह नहीं है, और गाड़ी अगर ज्यादा देर तक खाली मतलब खड़ा रहेगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मेरा और भाड़ा मिलता। तो ये ट्रक को आप खड़ा नहीं रख सकते, वो फिर बोलेगा भाई डिटेंशन दो मुझे। डिटेंशन मतलब अगर मैं खड़ा रहूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसमें क्या होगा, फैक्ट्री का कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का सस्तानेस जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से टोयोटा अपना प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया है। और आज आप लोग जानते हो कि टोयोटा वर्ल्ड में कितना बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एग्जैक्टली इस तरह से ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर कॉस्ट अकाउंटिंग में। वही, तो अल्टीमेटली आपको समझ में आया ना कानबान क्या है, जस्ट इन टाइम क्या है। ओके सर, जस्ट इन टाइम में एडवांटेज है, जस्ट इन टाइम का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस में अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो एडवांटेज क्या है जीआईटी का, लोअर ऑन स्टॉक होल्डिंग। आपको होल्डिंग मतलब स्टॉक का जो होल्डिंग है ना उसको लो करना है। ज्यादा स्टॉक को होल्ड करके रखोगे बेसिकली क्या होगा, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट को लो रखना है, ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करना है, होल्डिंग कॉस्ट को लो रखना है आपको। लेसर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट कम तो वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किए हो कि वर्किंग कैपिटल को किस तरह से आपको कम रखना है, बिकॉज जितना लो वर्किंग कैपिटल में आप अपना साइकिल को घुमा सकते हो, वर्किंग कैपिटल साइकिल में हम लोगों ने देखा कि तब आपका क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छा काम करेगा। जो मार्केट लीडर होता है ना वो इस तरह का चीज को मेंटेन करते हैं। अवॉइड्स बिल्डअप ऑफ अनसोल्ड फिनिश प्रोडक्ट्स। जो फिनिश प्रोडक्ट्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें आप क्या करना है ना आपको कि ज्यादा उसको ना मतलब बिल्डअप नहीं करना है कि भाई फिनिश करके आप गोडाउन में रख दोगे तो इसमें ना प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब होगा, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करके जो कीपर है आपका गेट कीपर उसका कॉस्ट बढ़ेगा। फालतू में क्यों प्रोडक्ट को बना के खड़ा रखना है भाई, प्रोडक्ट बनेगा मार्केट के लिए निकल जाएगा। तो आपका मैनेजमेंट में ऐसा ताकत होना चाहिए, आपके दिमाग में ऐसा ताकत होना चाहिए, प्रॉपर लेवल ऑफ ऑपरेशंस होना चाहिए कि भाई जब जरूरत है तभी मैन्युफैक्चर करे। ऐसा नहीं कि बना बना के लाट लगा दे गोडाउन के अंदर, ऐसा नहीं करना है। लेसर टाइम ऑन क्वालिटी इंस्पेक्शन, लेसर टाइम ऑन क्वालिटी इंस्पेक्शन। क्वालिटी इंस्पेक्शन में अगर टाइम दे दोगे तो फिर काम कब करोगे। तो जस्ट इन टाइम मतलब ज्यादा रहेगा तो रोज जाओगे इंस्पेक्ट करोगे, प्रोडक्ट सही है कि नहीं देखोगे, अरे दिमाग खराब हो गया क्या, काम करना है या फिर आपको मतलब बस इंस्पेक्शन ही करना है। बिजनेसमैन को बिजनेस करना होता है, वो बार बार इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर नहीं बनना है उसको, ठीक है। तो इसलिए आपका जो भी फालतू का खर्चा है, जो भी मतलब अननेसेसरी कॉस्ट है आपका, वो उसको आपको हटाना है। तो एग्जैक्टली जस्ट इन टाइम का एडवांटेज आपको देख किया, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है भाई। डिसएडवांटेजेस में जैसे कि लिटिल रूम फॉर मिस्टेक्स, आप मिस्टेक्स का जगह नहीं है, मिस्टेक कर लोगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। मतलब देखो मतलब जैसे कि एक इमेज दिख रहा था कि आपने ऑर्डर देरी में दिया, आपको लगा कि भाई टाइम पे करेंगे, फिर जब टाइम नहीं आया मतलब आपका क्या हुआ, गाड़ी आके गेट पे खड़ा है रॉ मटेरियल्स लेके, बट आप बोल रहे हो कि अभी तो टाइम नहीं हुआ मेरा मेरा नहीं है, लेकिन आपने ऑर्डर कर दिया, तो फिर आप फंस जाओगे।
तो इसलिए लिटिल रूम फॉर मिस्टेक्स, प्रोडक्शन इज रिलाइड ऑन सप्लायर्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका प्रोडक्शन डिपेंड करता है आपके सप्लायर्स पे, तो ये एक मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करके है, तो ये एक आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि तो फिर आप उसी की सप्लायर भी उसी को बनाओ जो आपको टाइम पे और पूरा का पूरा आपका बिजनेस के साथ एक मेंटेन कर सकता है, एक लेवल मेंटेन कर सकता है। तो एग्जैक्टली लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। सप्लायर और मतलब डेटर क्रिएटर के रिलेशंस बहुत उमदा रिलेशन है बिजनेस सिस्टम पे। डेटर क्रिएटर के रिलेशंस ना बहुत टॉप लेवल का रिलेशन है, मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट रिलेशन है, सबसे बेस्ट रिलेशन, जिसका जितना अच्छा उसका बिजनेस में उतना ज्यादा बोलवाला। ओके, JIT can achieve reducing cost, improving quality, improving performance, improving delivery, adding flexibility, increasing innovations. Use करो business में और business का मजा लो। Seriously, it's not joke sir, बहुत अच्छा theory है। Quality कैसे manage करोगे? Quality is assurance which satisfies the customer's expectations. आपको customers का expectations fulfill करने के लिए quality control तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि customers जो है ना वो हमेशा quality के पीछे ही भागेगा। वो उसका हमेशा मन कहेगा कि भाई सस्ता पड़े बट क्वालिटी वाला मिले तो उनका जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करना है, तो क्वालिटी एश्योरेंस भी आपको देना है। इसमें आपका 3 मेथड है, एक है सिक्स सिग्मा, अनदर इंपॉर्टेंट एरिया सिक्स सिग्मा, लीन थिंकिंग एंड थ्योरी ऑफ कांस्टेंट्स, अनदर 3 इंपॉर्टेंट एरिया क्वालिटी पे। एक है कि आपका व्यूज ऑफ वेस्ट क्या है, आपको वेस्ट नहीं करवाना है। वेरिएशन इज वेस्ट, नॉन वैल्यू एडिंग इन मार्केट। सिक्स सिग्मा क्या सोचता है, वेरिएशन इन वेस्ट में थोड़ा वेरिएशंस करता है, इसमें उसका मेन एप्लीकेशन है सिक्स सिग्मा का। ये डिफाइन करता है क्या प्रॉब्लम, मतलब सिक्स सिग्मा का जो प्रॉब्लम क्या है, मेजर्स क्या करेगा, एनालाइज करेगा, इंप्रूव करेगा, कंट्रोल करेगा। टूल्स क्या यूज करता है, मैथ्स एंड स्टैट्स यूज करता है। इसमें मैथ्स एंड स्टैट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है क्वालिटी में। फोकस क्या है इसका, प्रॉब्लम बेस्ड है, कि भाई प्रॉब्लम को हटाना है, उसके लिए सिक्स सिग्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मैं आपको बता दूं कि मोटोरोला कंपनी ने पहले सिक्स सिग्मा को लाया था। मोटोरोला का जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, चलो देख लेते हैं हिस्ट्री एक बार। सर मजा आ जाएगा आप लोगों को, मैं वही बता रहा था स्टार्टिंग से कि आपको ये सब्जेक्ट बर्डन नहीं, आप इस सब्जेक्ट का मजा तो लो। सिक्स सिग्मा is a technique and tools for process improvement. It was introduced by American engineer Bill Smith while working at, ये सिक्स सिग्मा देखने में ऐसे ही होते हैं। सिग्मा एक स्टैटिस्टिक्स में ये एक ग्रीक लैंग्वेज है सिग्मा। बिल स्मिथ विल वर्किंग एट मोटोरोला इन 1986। ऐसे दुनिया आपको पता है कि भाई मोटोरोला वर्ल्ड का पहला मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जैक वेल्च मेड इट सेंट्रल टू हिज बिजनेस स्ट्रेटजी एट जनरल इलेक्ट्रिक 1995। मतलब मोटोरोला ने यूज किया इसको, फिर जैक वेल्च ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक उसने इसको बाद में 1995 में अपने मतलब जनरल इलेक्ट्रिक के बिजनेस पे उसको यूज किया। तो सिक्स सिग्मा एक बहुत ही गजब मेथड ऑफ बिजनेस है। Organize tools to improve the capability of their business process. This increase in performance and decrease in process variations help lead to detect reduction and improvement in profits, employees moral and quality of product and services. और क्या सर, बस इतना काफी है करेंटली। आप समझ रहे हो ना कि क्या है OEM, उसमें सिक्स सिग्मा क्या हेल्प करता है। लीन थिंकिंग क्या है, इसमें ना नॉन वैल्यू एडिंग इन मार्केट, जैसे कि नॉन वैल्यू एडिंग में जैसे आइडेंटिफाई करो कि भाई जो प्रोडक्ट आप लाते हो उसमें वैल्यू क्या आ रहा है। जैसे आईफोन कंपनी जैसे सोचते हैं, जो एप्पल है अपना, स्टीव जॉब्स या फिर अभी जो एप्पल का जो CEO है टीम कुक, ठीक है, इनका जो सोच है टीम का, या फिर टीम मतलब टीम कुक जो करेंटली CEO है एप्पल का, या फिर जो अपना स्टीव जॉब्स, द फेमस स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल को क्या गजब बनाया। वैल्यू आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना वैल्यू स्ट्रीम को, डिटरमाइन द फ्लो, डिफाइन पूल, इंप्रूव प्रोसेस, विजुअलाइज करना कि भाई ऐसा होगा एप्पल जो दुनिया में निराला होगा, ठीक है, ऐसा होगा एप्पल जो दुनिया में निराला होगा। प्रोसेस का फ्लो, ठीक है। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट एक अलग क्वालिटी का एरिया है इसमें। अच्छा, लीन थिंकिंग में प्रोसेस ऑफ फ्लो में ध्यान दिया जाता है, फोकस एरिया, कि भाई मेरा बिजनेस में फ्लो रहे। एंड कांस्टेंट मतलब आप लोग समझते हो ना, बाधा को दूर करना है, ठीक है, कोई भी रोध नहीं आना चाहिए। रोध मतलब जिसको जो रोकता है। कांस्टेंट ड्राइव वेस्ट, आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट, एक्सप्लॉइट कंस्ट्रेंट, सबऑर्डिनेट कॉन्स, एलिवेट कॉन्स, रिपीट साइकिल। जो भी कॉन्स है सब हटाना है, जो भी डिसएडवांटेज है सबको हटाना है। सिस्टम थिंकिंग है ये, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिकली थिंक करना है, और इसका मेन फोकस एरिया क्या है, कंस्ट्रेंट को दूर करना। तो सिक्स सिग्मा, लीन थिंकिंग, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट से क्वालिटी मैनेज होता है। आई होप आप यूज करोगे अपने बिजनेस के लिए, या फिर एज ए CMA आप
बिजनेसमैन को हेल्प करोगे ऑपरेशन मैनेजमेंट करने के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बात करते हैं कि व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इट इज अ टेम्पोररी एंडिवर विद डिफाइंड बिगिनिंग, एंड एंड अंडरटेकिंग टू मीट योर नीड, goals and objectives, typically to bring about beneficial change or add a value. Initiations, कोई भी बिजनेस का प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, उसको प्लानिंग या डिजाइनिंग करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, फिर उसको मॉनिटरिंग करना, फिर उसका जो क्लोजिंग पॉइंट, हर चीज का क्लोजिंग आता है। जब जिसको क्लोज करना हो सही टाइम पे क्लोज करना ना एक ताकत होता है। ऐसा नहीं स्टार्ट करने में ही ताकत नहीं आता, क्लोज करने में भी ताकत चाहिए कि भाई इसमें इसको एंड करना है तो एंड करो। जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन लिखते हो ना एग्जाम में, ब्रॉड क्वेश्चंस, तो आपको लगता है कि मुझे ये पता है, मैं लिखते जाओ, फिर आपको टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। एग्जैक्टली आपको क्लोजर नहीं आता। इसलिए आप क्लोजर लिखना मतलब आपको कहाँ खत्म करना है, इसका एक क्लोजर सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको सिखाया जा रहा है। BAU, बिजनेस एज यूजुअल, इनिशिएशंस हर एक बिजनेस का। जैसे कि कोई कंपनी है कि भाई ये वाला गाड़ी, जैसे ऑल्टो 2015 में बंद हो गया इसका प्रोडक्शन, लेकिन ये इंडिया का पहला ऐसा कार है, ठीक है। ऑल्टो, ओ नहीं सॉरी, ऑल्टो नहीं, मैंने गलत बोल दिया, मारुति 800 का बात करने जा रहा था। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मारुति 800 जो इंडिया का पहला ऐसा गाड़ी है जो आम आदमी चढ़ने के लायक बना गया था। मतलब कोई भी आम आदमी मारुति 800 में चढ़ सकता है, मतलब 4 व्हीलर हो सकता है उसका। ये कॉन्सेप्ट मारुति 800 दुनिया को, मतलब इंडिया को, इंडियंस को पहले दिखाया था। जो मारुति का ही प्रोडक्ट है, सुजुकी के साथ टाई अप करके ये चीज बनाया था। ये संजय गांधी का प्रोजेक्ट था, बाद में जनता दल के गवर्नमेंट के टाइम पे ये इंडिया में इनिशिएट हुआ था। तो एग्जैक्टली इनिशिएशंस चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे पब्लिक का हो, और आज मारुति सुजुकी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। तो मारुति 800 को रिसेंटली अनदर इनिशिएशंस लाया जा रहा है स्टार्ट के इलेक्ट्रिक कार पे तौर पे। इलेक्ट्रिक कार, इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक कार होने का चांसेस बहुत है। सेम टू सेम मारुति 800 मॉडल पे यूज करने का चांसेस, बात चल रहा है। आई होप आप लोग भी देख पाओगे मतलब कुछ दिनों के बाद। इनिशिएशंस, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिक कार का बात कर रहा हूँ, मारुति 800 को न्यूली बिल्डअप करके इलेक्ट्रिक कार के मॉडल पे लाया जा सकता है, क्योंकि एक इमोशंस है। इंडिया का पहला 4 व्हीलर जो आम आदमी के लिए है, एम्बेसडर तो बड़े आदमी के लिए हुआ करता था, लेकिन मारुति 800 लो कॉस्ट, हर किसी के लिए, मिडिल क्लास भी चढ़ सकता है। तो उसका प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, उसका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कैसे होगा, उसका क्लोजर कैसे होगा, वो भी सोचना है। तो एग्जैक्टली बिजनेस एज यूजुअल, फिर न्यू मॉडल में कैसे जाना है, एग्जैक्टली दैट्स हाउ अ प्रोजेक्ट कैन बी मैनेज्ड इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको प्रोजेक्ट में कॉस्ट देखना है, फिर कॉस्ट के साथ आपको स्कोप में जाना है कि भाई कॉस्ट तो देखेंगे बट स्कोप क्या है, कॉस्ट कट करके फिर आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना है, एंड वो भी टाइम पे। इसलिए प्रोजेक्ट ट्रायंगल वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ रहे हैं EWS, दैट इज अर्ली वार्निंग सिस्टम, या फिर WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो देखना, इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट में बात करेंगे। वन इज कॉल्ड पार्ट चार्ट, PERT चार्ट, एंड अनदर इज आपका गांट चार्ट। ठीक है, पार्ट चार्ट एंड गैंट चार्ट, ये दोनों चीज क्या है देखते हैं, गांट एंड पार्ट। तो पार्ट क्या है, PERT मींस प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन OM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कुछ ना कुछ तो जरूर पूछ ही लेगा। ऐसे पूरा का पूरा ओवरव्यू में कुछ मतलब आपको हर एक चीज का कनेक्शन मिलेगा, ये तो गारंटी है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए और चीजों को डेवलप करना है, ओनली फॉर एग्जाम पर्पस। अदरवाइज आप ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू तो लेके ही जाओगे इस क्लास से। तो पार्ट स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, अब मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। यूनाइटेड स्टेट्स के नेवी ने यूज किया था 1950s के टाइम पे टू मैनेज द पोलराइज सबमरीन मिसाइल प्रोग्राम। अब शायद आपको लग रहा होगा कि भाई ये पार्ट चार्ट का सबमरीन मिसाइल प्रोग्राम बिजनेस में कैसे यूज होता है। एग्जैक्टली मिलिट्री टेक्निक से प्रोडक्शन मैनेजमेंट बहुत उमदा काम करता है, टॉप लेवल ऑफ काम होता है, मिलिट्री सिस्टम, मिसाइल सिस्टम। यहाँ पर ये मानो कि एक मिसाइल है, आप लोग एक मूवी है, मैं उसका एग्जांपल आपको अभी बताऊंगा, गाजी अटैक। गाजी अटैक के बारे में जरूर सुने होंगे आप लोग। पाकिस्तान का एक सबमरीन है, उसको इंडियंस ने खत्म किया था। इंडिया को बहुत बड़ा, इंडिया के पीछे कंस्पिरेसी था कि इंडिया का जो विशाखापत्तनम है उसको उड़ा देगा इंडिया के मैप से। ऐसा एक टारगेट था गाजी का, और गाजी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सबमरीन हुआ करता था।
ये रियल में 1971 का केसेस है, तो 1971 वार के टाइम का ही है या फिर उससे कुछ दिन पहले का होगा, कि ये गाजी जो है ना यूएस का ही है एक्चुअल में। ये गाजी यूएस का है, बाद में पाकिस्तान ने अपना नाम दिया था गाजी बोल के, फिर इसको अटैक करके इंडिया ने उड़ाया था। क्या क्या गजब का ये जो टेक्निक आप देख रहे हो ना, यही टेक्निक यूज किया था पार्ट चार्ट में, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। ये मानो कि एक टॉर्पेडो है, मतलब वो मिसाइल्स जो है ना, जो यूज किया जाता है आपका इसमें, क्या बोलते हैं उसको, सबमरीन पे, ठीक है, सबमरीन मिसाइल प्रोग्राम। ये टॉर्पेडो को लगाना है, फिर टॉर्पेडो को लगा के सबमरीन के साथ कैसे उसको यूज करना है, फिर इधर से मतलब जैसे टारगेट ये है, ठीक है, दिस इज द टारगेट, सपोज ये गाजी है, ठीक है, ये गाजी है, इसको अटैक करना है। तो ये ना सोचो कि हम लोग का इंडिया का जो सबमरीन था, जो गाजी से काफी कम पावरफुल था, वो सोच रहा कि भाई इतना पावरफुल गाजी को कैसे अटैक करेगा। तो उसका अटैक करने के लिए वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। एक तो वो ऐसे करके इधर जाके ऐसे करके आ सकता है, या फिर ऐसे करके जा सकता है, या फिर एक इधर से ही एक दूसरा मोड लेके स्ट्रेट मार सकते हैं। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो कि भाई आप किस तरह से अपना प्रोडक्शन लेवल में काम करोगे, कैसे आपका बिजनेस का मॉडल में जो आपका टारगेट है, हर एक बिजनेस का एक टारगेट होता है, और वो टारगेट में पहुंचने के लिए आप ये पार्ट चार्ट जो एक टाइम पे यूएस ने भी यूज किया है मिसाइल प्रोग्राम में, जो आज भी बहुत फेमस टेक्निक है। अगर आप गाजी अटैक मूवी भी देखोगे ना, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, अगर हो सके तो एग्जाम के टाइम पे ही देखो, तो आपको पता चलेगा कि भाई इतना शॉर्ट पीरियड में अगर वो लोग इंडिया को इस ऐसा एक बहुत बड़ा जीत दे सकते हैं, तो आपके पास काफी टाइम है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। मतलब सीरियसली हो सके तो सारा दिन में 2 घंटा निकालो और गाजी अटैक एक बार देख लो। मतलब ये बस नॉर्मल बता रहा हूँ सर, ऐसा नॉर्मली बताना नहीं चाहिए कि भी एग्जाम से पहले गाजी अटैक देखो, इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट फिर भी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सच में मोरल बूस्ट करेगा। जरूर देखना, वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, गाजी अटैक। मैं आपको गाजी अटैक का मूवी नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको ये देखो, ये सबमरीन दिख रहा है ना, ये गाजी अटैक, ये इंडिया का सबमरीन है, ठीक है, जो पानी के नीचे 300 फुट नीचे चला गया था, जो नॉर्मली 50 से 70-80 फुट तक नीचे समुद्र के नीचे ऑपरेट कर सकता है। बट समुद्र के नीचे 300 फुट के नीचे ना इसका इतना पानी का प्रेशर होता है कि कोई भी सबमरीन मतलब बहुत पावरफुल होगा तभी हो सकता है। लेकिन इंडिया का जो सबमरीन था वो इतना भी पावरफुल नहीं था। शायद आप में से किसी को मेरे से ज्यादा नॉलेज हो इस मैटर पे, मुझे ज्यादा तो बहुत नॉलेज नहीं है, बट मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि ये जो सबमरीन था, ये इंडिया का सबमरीन, ये देखो, ये गाजी ऊपर में है। इस गाजी को मारने के लिए, गाजी देख रहे हो आप, ये देखो टॉर्पेडो छोड़ रहा है, ये मिसाइल्स छोड़ रहा है, देख रहे हो, ये देखो इमेज में पूरा दिख रहा है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये टॉर्पेडो से पहले तो ये बचा खुद को, ठीक है, इंडियन जो नेवी का आर्मी और नेवी ऑफिसर थे, ये पहले तो खुद को बचाया, एंड उसके बाद आफ्टर दैट कि वो खुद को बचाया भी और फिर इसको खत्म भी किया। इट्स नॉट अ जोक, सीरियसली। मतलब इसीलिए बोलते हैं ना भाई, जय जवान जय किसान, तो जय जवान, सीरियसली। इनके पास नॉलेज भी बहुत टॉप लेवल का होना चाहिए, और स्किल और उसके साथ माइंडसेट गजब लेवल का। हम लोग ये एग्जाम्स को लेके जो दिमाग खराब करते हैं, इनके सामने तो क्या क्या नहीं होता है डेली का। तो एग्जैक्टली और हो सके तो राजी एंड गाजी दोनों लगातार देखना, सिक्वेंशियल है काइंड ऑफ, मतलब इत्तेफाक है बट हो गया है, दोनों काफी कनेक्टेड है। बहुत ही अच्छा दोनों मूवी है, सीरियसली बहुत अच्छा मूवी है। बस अब मैं आपको वही टॉर्पेडो का वही बता रहा था कि इसी टेक्निक यूज किया यहाँ पर, पार्ट चार्ट जो है सेम टेक्निक पे बनाया गया है। आप समझ पा रहे हो ना, यही पार्ट चार्ट जो है वो ना वही पॉइंट ऑफ व्यू में बनाया गया पॉइंट है, जस्ट एग्जैक्टली वही पॉइंट को यूज किया गया पार्ट चार्ट टेक्निक में। भाई किस तरह से प्रॉपरली मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करके वो किसी भी अपना जो भी एनिमी का जो भी है मतलब उसको खत्म कर सकता है। और बिजनेस में भी आप अपना टारगेट को खत्म कर सकते हो, जो भी आपका बिजनेस टारगेट है उसको अचीव कर सकते हो। गांट चार्ट क्या है, ये गांट चार्ट क्या है, या इट्स ए हॉरिजॉन्टल बार developed as a production control tool in 1917 by Henry L. Gantt, a American engineer and social scientist, frequently used in project management. A Gantt chart, another important, very, provides a graphical illustrations of a schedule that helps to plan, coordinate, and track specific task in a project. ट्रैक कर सकते हो आप, जैसे आपको एक इवेंट का मैनेजर बनाया जा रहा है, सपोज आपने इवेंट मैनेजमेंट आजकल सिटीज में बहुत चलता है, आई होप आप समझ पा रहे हो कि अगर आप एक इवेंट का मैनेजर हो और आपको इवेंट का मैनेजमेंट दिया गया है,
तो आपको क्या क्या करना है। तो गांट चार्ट एग्जैक्टली वही बताते हैं कि भाई सबसे पहले इतना बड़ा तो आपका इवेंट है, ये इतना बड़ा इवेंट में आपका सबसे पहला काम है कि भाई आपको हायर डिजाइनर, आपको जो इवेंट में जिसको सजाना है उसको आप पहले डिजाइनर को लाओ, भाई क्या डिजाइन से आप उसको मैनेज करोगे। तो ये डिजाइनर ढूंढना आपका इतना बड़ा इवेंट का, ये जो ब्लू लाइन है वो आपका पूरा एरिया को डिनोट कर रहा है, उसमें ये ऑरेंज लाइन इतना पार्ट है। फिर आप हायरर पब्लिसिस्ट, ठीक है, आप पब्लिसिस्ट को ढूंढते हो, फिर कौन इसको पब्लिश करेगा, कैसे करेगा, फिर ये आपका थोड़ा और काम करता है। हायर इवेंट डेकोरेशंस, फिर आप इवेंट को डेकोरेट करने के लिए ढूंढते हो, थोड़ा कम हुआ। हायर कैटरर को ढूंढते हो, फिर हायर वेन्यू कहाँ होना है, सिलेक्ट वेंडर्स, कौन कौन प्रोडक्ट को सेल करेगा, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है। फिर लेआउट लॉजिस्टिक्स, इसमें आपका थोड़ा और काम हल्का हुआ। एंड लास्ट में कंसेप्चुअलाइज द इवेंट्स, इवेंट्स को कंसेप्चुअलाइज करना है। और फिर जाके आपका ये कंप्लीट इवेंट को 23/2 को आपने इवेंट को कॉन्सेप्ट मतलब कंप्लीट किया था, 23/2 से लेके 13/3 तक आपका पूरा का पूरा काम चला, जो एक गांट चार्ट के थ्रू से आप अपने बिजनेस को या फिर कोई भी जगह, जो जैसे प्रोडक्ट कब लॉन्च कराना है, कब इसको लाना है, जैसे जो लोग मूवीज लॉन्च करते हैं वो भी इसी तरह का गांट चार्ट का ही यूज करते हैं, एकदम प्रॉपर चार्टिंग टेक्निक से पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट करते हैं, तब जाके एक मूवी टाइम पे लॉन्च होते हैं। तो नॉट ओनली मूवीज, जो भी जैसे कि फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल, अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल्स, ये सभी इस तरह का ऑपरेशन मैनेजमेंट यूज करते हैं, तभी तो एक प्रॉपर टाइम पे काम हो सकता है। इट्स नॉट अ जोक अगेन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सीरियसली सुनने में जितना आसान लग रहा है, इसको रियल लाइफ में करना, इसमें बहुत मेहनत भी है और टेक्निक का भी यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर्विसेज, एनी एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट द ओनरशिप। सर्विस एक ऐसा चीज है जैसे कि आपके घर में कोई अगर जैसे एक्वागार्ड है, जैसे इसका सर्विस एक्वागार्ड, या फिर जिसको हम लोग वाटर प्यूरिफायर कहते हैं, वाटर प्यूरिफायर का जो टेक्नीशियंस है जो आते हैं आपके घर में उसको ठीक करके जाते हैं, उसमें क्या ओनरशिप चेंज हो जाते हैं? वो जो सर्विस दिया आपको, क्या वो आपने ले लिया? नहीं, आपका प्रोडक्ट आपका रहा। इसलिए बोलते हैं डज नॉट रिजल्ट द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, इट इज प्रोडक्शंस मे और मे नॉट बी टाइड अप टू फिजिकल प्रोडक्ट्स। ये होता है सर्विस। आप चार्टर्ड हो, आप ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सर्विस किसी को दिए, क्या आपका ओनरशिप ट्रांसफर हो गया? नहीं, आपका सर्विस आप किसी को दिया, जो चेंजेस होना था वो इंटेंजिबली चेंजेस हुआ है, बट किसी का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। इट्स अ मतलब एज ए लॉयर जो अपने क्लाइंट के लिए करते हैं, वो इस तरह का चीज है, इसको सर्विसेज इसीलिए कहते हैं। जैसे एज ए टीचर जो आपको नॉलेज देते हैं, वो नॉलेज जब आपको सर्विस में देते हैं, तो क्या उसमें किसी का ओनरशिप चेंज हो जाता है कि भाई टीचर के पास जो है तो वो ज्यादा जान गया, आपका ज्यादा हो गया, किसी का कम हो गया? नॉलेज तो एक ऐसा चीज है जो जितना दे दो कम पड़ जाए, मतलब ज्यादा होता है, ज्यादा देने से ज्यादा होता है, कम देने से नॉलेज उसी का कम हो जाएगा जो देना नहीं चाह रहे हैं। टाइप्स ऑफ सर्विस, प्योर सर्विसेज, प्रोडक्ट लिंक सर्विसेज, प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विस में फर्क क्या है? टेंजिबल्स है, होमोजेनस है, प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सर्विसेज इंटेंजिबल है, हेट्रोजेनस है, मतलब अलग अलग सर्विसेज होते हैं, कैनॉट बी स्टोर्ड। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन प्लेसेस साइमल्टेनियसली, वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज का। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। जैसे कि अगर मैं आपको अभी करेंटली पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज सिखा रहा हूँ आपको, तो उसमें प्रोडक्शन भी अभी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी हो रहा है, एंड आपका कंजम्पशन भी अभी हो रहा है। तो इट्स मतलब ब्यूटी ऑफ सर्विस आप बोल सकते हो। ओके, प्रोडक्शंस का कुछ टेक्निक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में यूज होते हैं, दैट एक्शंस ऑफ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स और द प्रोसेस ऑफ बीइंग सो मैन्युफैक्चर्ड। जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में प्रोडक्शंस इसी को कहते हैं। इसमें कुछ टाइप्स यूज किया जाता है, जिसमें टी टाइप, मतलब जैसे कि आप इधर से इनपुट दो, इधर से आउटपुट बड़ा करके बहुत सारा निकले, कोई छोटा सा इनपुट दिया, बड़ा आउटपुट आया। वाई टाइप, इधर से इनपुट गया, फिर इनपुट दो तरह से इसे अलग हो जाता है। या फिर रिवर्स वाई टाइप, दोनों तरफ से आप इधर इनपुट देते हो या इधर बाहर से एक ही चीज निकल के आता है। या फिर आई टाइप, बड़ा चीज, दोनों तरफ से इनपुट इनपुट और इधर से जाके कुछ वही सेम तरह का कुछ अलग आके आउटपुट। तो टी टाइप, वाई टाइप, रिवर्स वाई टाइप, आई टाइप, ऐसा प्रोडक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस, मतलब मैन्युफैक्चर्ड में टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस ऐसे हो सकता है। तो ये था कुछ ओवरव्यू, सिंपल, जस्ट सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश किया कि आपको सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था उसमें मैंने आपको कोशिश किया कि भाई ये रहा आपका ओवरऑल ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है मैं आपको बताता हूं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
जैसे मैथ के बारे में जो भी जो चैप्टर्स के अंदर जो मैथ्स वगैरह है, इसके ऊपर तो मैम आप लोगों को कराएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। मैम आप लोगों के लिए वो चीज़ ला रहे हैं, उसका रिवाइज हो जाएगा। जो स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो सिंपल मैथ्स है, तो वो आपको हो जाएगा, उसमें डोंट वरी। और सिंपल अनदर थिंग जो मैं आपको बोलूँगा कि इसके बाद आप क्या करना है आपको, क्योंकि ये थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट था ये तो मैंने आपको शेयर कर ही दिया। अब चैप्टर वाइज कुछ स्पेशल एरिया है जो ईच एंड एवरी चैप्टर्स में है। जो 7 चैप्टर्स आप लोगों का है, उस हर एक चैप्टर्स का जो मेन पॉइंट्स है उसको थ्योरेटिकली उठा के मैं आपको और कुछ लेक्चर शेयर कर दूंगा। तो आई डोंट थिंक उसके बाद ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको कोई दिक्कत रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, डोंट वरी फॉर दैट। तो जानते ही हो, आप पूछ सकते हो, आराम से आप लोग पूछ सकते हो। तो ठीक है, आई होप ऑपरेशन मैनेजमेंट आपने एंजॉय किया। और इसके बाद इंस्टीट्यूट के मैट में जाना है। इंस्टीट्यूट के मैट में जाके नीचे देखना, क्वेश्चंस काफी दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर पूरा एकदम भर भर के दिया हुआ है। मैं शेयर भी करूंगा, डोंट वरी। बट अभी फिलहाल आपको चेक करने के लिए, एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने के लिए अच्छा टाइम है, कर लो। लेकिन उससे पहले एक बार पूरा का पूरा लेक्चर जो है ऑपरेशन का, ये एक बार सुन लो, कि हेल्प हो जाएगा, काफी कनेक्शन मिल जाएगा। बस कनेक्शन ही तो करना है। ओके, ठीक है, टाटा, बाय।